सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं रजनीश राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी क्लासेस में। और आज की इस क्लास में हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि केपलर के ग्रहों के गति के नियम क्या हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, केपलर ने प्लेनेटरी मोशन के 3 इम्पोर्टेंस रूल दिए थे। देखो पहला नियम क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हम पहला नियम देखेंगे। पहला नियम है आपका लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब देखो लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या है, आप ध्यान रखना कि प्रत्येक प्लेनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करता है, जहां सन को इलिप्स के फोकस पर स्थित माना जाता है। यानी कि आप लिख सकते हो कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है, जहां सूर्य को इसके फोकस पर माना जाता है। तो आप इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ दूसरा नियम है कि लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, यानी कि क्षेत्रफलीय चाल का नियम, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। अब देखो ये दूसरा नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक प्लेनेट को सन से मिलाने वाली रेडियस वेक्टर इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ट्रेवल करता है, अर्थात प्लेनेट की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। ये ध्यान रखना, अलग से भी वेरी शॉर्ट या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या है कि प्लेनेट को सन से मिलाने वाला रेडियस वेक्टर इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ट्रेवल करता है, या हम कह सकते हैं कि प्लेनेट की यानी कि ग्रह की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। और इसका तीसरा नियम देखेंगे। तीसरा नियम है आपका लॉ ऑफ टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, लॉ ऑफ टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, या इसको लॉ ऑफ हार्मोनिक भी बोल देते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान रखना कि प्लेनेट के टाइम ऑफ रेवोल्यूशन का स्क्वायर, देखो टाइम ऑफ रेवोल्यूशन का स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर। ठीक है, टाइम ऑफ रेवोल्यूशन का स्क्वायर इलिप्स की सेमी मेजर एक्सेस, और सेमी मेजर एक्सेस क्या है, स्मॉल ए यहाँ पर। ठीक है, तो इलिप्स की सेमी मेजर एक्सेस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फिर से देख लीजिएगा कि प्लेनेट के टाइम ऑफ रेवोल्यूशन का स्क्वायर इलिप्स की सेमी मेजर एक्सेस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि टाइम ऑफ रेवोल्यूशन क्या है, टी हो जाएगा, टी का स्क्वायर, और इलिप्स की सेमी मेजर एक्सेस क्या है, ए क्यूब। तो आप लोग ध्यान रखना, ये आपका केपलर का नियम है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए क्यूब। अगर आपसे यही क्वेश्चन केपलर के ग्रहों के नियम अगर आपसे पूछता है, शॉर्ट में पूछता है, तो बस आपको यहीं तक करना है। अगर आपसे यही क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है या प्रूफ करवाता है या अलग अलग प्रूफ भी पूछ सकता है, तो फिर आप उसके लिए आप आगे क्वेश्चन देखेंगे इसको। अगर शॉर्ट में पूछता है तो आपको यहीं तक करना है। अगर आपसे कहता है कि केपलर के ग्रहों के नियम क्या हैं समझाइए, शॉर्ट में क्वेश्चन है तो आपको यहीं तक करना है। अगर लॉन्ग में है या इसके प्रूफ पूछता है तब आपको आगे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर हम लोग इसका पहला प्रूफ देखेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लेना, प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ, यानी कि पहले नियम को हम लोग सिद्ध करेंगे। तो देखो मान लेंगे यहाँ पर कि माना m मास का कोई प्लेनेट कैपिटल m मास के सन के अराउंड मोशन कर रहा है। अब देखो ये प्लेनेट है स्मॉल m मास का, और ये जो कैपिटल M है ये सन का मास है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला है कि माना स्मॉल m मास का कोई प्लेनेट यानी कि ग्रह कैपिटल M मास के सन के अराउंड मोशन कर रहा है। यदि सन और प्लेनेट के बीच किसी समय डिस्टेंस स्मॉल r हो तो देखो यहाँ पर सन और प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस को हमने स्मॉल r डिनोट किया है। ठीक है, तो एक बार आप फिर से देख लेंगे बेटा कि माना स्मॉल m मास का कोई प्लेनेट कैपिटल M मास के सन के अराउंड मोशन कर रहा है। यदि सन और प्लेनेट के बीच किसी समय डिस्टेंस स्मॉल r हो तो सन एंड प्लेनेट के बीच वर्किंग ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है,
वर्किंग ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू माइनस GMM अपॉन R स्क्वायर। दिस इज अ सेंट्रल फोर्स देन कैन बी रिटन एज, अब देखो सेंट्रल फोर्स क्या है हमने आपको पढ़ाया है, ये होता है F वेक्टर इक्वल टू FR R वेक्टर अपॉन R, ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रल फोर्स हो जाएगा और ये आपका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा। तो आप इनको ध्यान रखेंगे, आगे इसका यूज करेंगे। देखिएगा, नाउ द टॉर्क रिक्वायर फॉर मोशन ऑफ प्लेनेट, तो टॉर्क यानी कि यहाँ पर टाउ बराबर क्या होगा, R इंटू एफ होता है या F इंटू आर होता है, और F यहाँ पर क्या है, हम लोग F का मान लगा देंगे, F का मान लगा देंगे। अभी बताया था F इक्वल टू क्या होता है, F R वेक्टर अपॉन R। अब देखिएगा यहाँ पर आप लोग समझिएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो देखो R वेक्टर क्रॉस R वेक्टर है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, सेम प्रोडक्ट का अगर हम लोग क्रॉस वेक्टर निकालते हैं, जैसे मान लो A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर है, तो इसका मान 0 होता है, ये आप ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पर क्या है, R वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, तो यानी कि R वेक्टर क्रॉस R वेक्टर का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या चल रहा था, ये टाउ बराबर चल रहा था, ये आपका टाउ इक्वल टू चल रहा है तो R क्रॉस R क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि टॉर्क यानी कि टाउ बराबर कितना होगा, 0 होगा। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तो यहाँ से आप लोग बोल सकते हो कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक है। अब देखो टाउ बराबर क्या होता है, dj अपॉन dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। अब टाउ इक्वल टू क्या है, 0 है, अभी हमने यहाँ पे पीछे प्रूफ कर लिया था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dj अपॉन dt इक्वल टू 0। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो j इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हो, अतः कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम के इफेक्ट में प्लेनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करता है। अगर आपसे फर्स्ट प्रूफ पूछता है तो आप यहीं तक इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखो इसका सेकंड प्रूफ देखते हैं। सेकंड प्रूफ, प्रूफ ऑफ सेकंड लॉ। देखिएगा, माना कोई प्लेनेट P, प्लेनेट क्या है, ये आपका है, माना कोई प्लेनेट P सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन कर रहा है। इनिशियली प्लेनेट का सन से रेडियस वेक्टर क्या है, R है। देखिएगा ये वाला रेडियस वेक्टर R है। स्मॉल टाइम डेल्टा t में स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा R, स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा R तय करके ये कहाँ पहुँच जाता है, P डैश पर पहुँच जाता है। देखो यहाँ पर पहुँच जाएगा, डेल्टा t समय में डेल्टा R डिस्टेंस करके P डैश पर पहुँच जाता है, ठीक है। तब इसका सन से रेडियस वेक्टर क्या हो जाएगा, तब इसका सन से रेडियस वेक्टर होगा R वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर हो जाता है। सो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम में शो किया है, ठीक है। तो आप इसको डायग्राम से समझेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, एरिया ट्रेवल्ड बाय प्लेनेट इन स्मॉल टाइम डेल्टा t। तो यहाँ से डेल्टा A बराबर आएगा 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। अब देखो 1/2 बेस क्या है, आप डायग्राम में देख सकते हो। बेस क्या है बेटा, बेस देखो ये होगा, बेस ये होगा, परपेंडिकुलर क्या है, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 1/2 R इंटू डेल्टा R। देखो यहाँ से लिख लेंगे R इंटू डेल्टा R, 1/2 R इंटू R क्रॉस डेल्टा R वेक्टर। इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, नाउ द एरिया ट्रेवल्ड बाय प्लेनेट इन यूनिट टाइम या एरियल वेलोसिटी। तो आप क्या करेंगे, जो आपकी इक्वेशन 1 है उसमें आप डेल्टा t से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट टाइम में आ जाएगा। तो डेल्टा A अपॉन डेल्टा t इक्वल टू हाफ R वेक्टर क्रॉस डेल्टा R वेक्टर अपॉन डेल्टा t। अब देखो ये क्या है, ये वेलोसिटी हो जाएगी, dr अपॉन dt क्या होता है, ये वेलोसिटी होती है। तो ये वेलोसिटी हो जाएगी यानी कि ये b हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा A अपॉन डेल्टा t इक्वल टू आ जाएगा 1/2 R वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। देखिएगा,
एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट जे इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस पी होगा, और पी बराबर हमें मालूम है एम बी होता है। पी क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो पी इक्वल टू क्या होगा, एम बी होगा। तो ये पी का मान यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जे इक्वल टू आएगा आर क्रॉस एम बी, ठीक है। तो यहाँ से आप m को क्या करेंगे, बराबर के इधर ले आएंगे, तो r क्रॉस b बराबर आएगा j अपॉन m आ जाएगा, ठीक है, j अपॉन m आएगा। तो यहाँ से r क्रॉस b का मान समीकरण 2 में पुट कर देंगे आप। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो क्या था, डेल्टा a अपॉन डेल्टा t 1/2, और इक्वेशन 2 क्या था, r क्रॉस b, और r क्रॉस b का मान क्या है, j अपॉन m, तो यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। वाई फर्स्ट प्रूफ में हमने देखा है कि j इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जब j इक्वल टू कांस्टेंट है तो आप कह सकते हो कि डेल्टा a अपॉन डेल्टा t इक्वल टू भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देन इट इज क्लियर दैट द एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लेनेट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। देखिएगा आगे हम लोग देखेंगे इसका थर्ड प्रूफ। थर्ड प्रूफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वो अलग से भी पूछ सकता है। देखिएगा थर्ड प्रूफ में देखिए, टाइम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए प्लेनेट इज डिफाइन एज, ये टी इक्वल टू फार्मूला होगा आपका एरिया ऑफ एलिप्स डिवाइडेड बाय एरिया ट्रिपलेट बाय प्लेनेट पर यूनिट टाइम। इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे। आगे हम लोग एरिया ऑफ एलिप्स निकालेंगे, एरिया ट्रिपलेट बाय प्लेनेट पर यूनिट टाइम निकालेंगे, और सभी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। देखिएगा यहाँ पर बेटा ए क्या है, स्मॉल ए है आपका सेमी मेजर एक्सेस, और बी क्या है, सेमी माइनर एक्सेस, ठीक है। किसका है, एलिप्स का। तो एरिया ऑफ एलिप्स क्या होगा, पाई ए बी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। एरिया ट्रिपलेट बाय प्लेनेट पर यूनिट टाइम, तो अभी हमने निकाला था ये डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू जे अपॉन 2m, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम 2 and 3 इन इक्वेशन 1। अब आप इक्वेशन 2 और 3 से मान इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे बेटा, ठीक है। आप लोग साथ में लिखते भी रहें तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिएगा टी इक्वल टू एरिया ऑफ एलिप्स क्या हो गया, पाई ए बी, और डिवाइडेड बाय डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अब देखो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी का मान हमें मालूम है जे अपॉन 2m होता है। तो 2m क्या है, बटे के बटे में है, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आएगा 2 पाई एम ए बी अपॉन जे। इस पूरी इक्वेशन का यानी कि टी इक्वल टू दिस, ठीक है, इस इक्वेशन का आप स्क्वायर कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा बोथ साइड। तो ये होगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन जे स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे, ठीक है। देखिएगा लेक्टस रेक्टम ऑफ एलिप्स, ये ध्यान रखना, ये होता है आपका एल इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। एल इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ से बी स्क्वायर का मान निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका वी स्क्वायर इक्वल टू एल ए। बी स्क्वायर का मान आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर एल ए अपॉन जे स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो ए स्क्वायर और इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एल अपॉन जे स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट हो जाएगा, बचेगा क्या, ए क्यूब। तो यहाँ से हम लिख लेंगे टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए क्यूब। तो ये अलग से भी आपसे प्रूफ करवा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा वाला प्रूफ। नाउ इट इज क्लियर दैट द स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सेस ऑफ एलिप्स, ठीक है। तो यहाँ पर केपलर्स के नियम क्या है, शॉर्ट में पूछता है तो आपको सिर्फ उनके स्टेटमेंट देने हैं, और अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो आपको प्रूफ भी करने पड़ेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। सभी को जय हिंद।